Hello students, welcome to your favorite channel Study with Jenny. Today read this chapter 8 class geography, chapter 6 human resources. इस चैप्टर में हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारी 8th क्लास की ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हम 7th क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी वीडियोज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाकर आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो हमने रिसोर्सेज के बारे में पहले भी जान चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने जाना था रिसोर्स क्या होते हैं, जो थिंग्स हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं वो सब रिसोर्स में इंक्लूड होती हैं, और समय के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाती हैं, वो भी रिसोर्स में काउंट होती हैं। फिर हमने देखा था टाइप ऑफ रिसोर्सेज, 3 टाइप के रिसोर्स देखे थे। फर्स्ट देखे थे हमने नेचुरल रिसोर्सेज, जो रिसोर्स हमें नेचर से प्राप्त होते हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और जो वहाँ के स्किलफुल पर्सन होते हैं, एजुकेटेड पर्सन होते हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर देते हैं, वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में इंक्लूड किया जाता है। और फिर हमने देखा था ह्यूमन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट चैप्टर। पीपल आर आवर नेशन ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। Nature's bounty becomes significant only when people find it is useful. It is people with their demands and abilities that turns them into resources. Hence, human resources is the ultimate resource. किसी भी देश के लिए सबसे बड़े रिसोर्स उसके पीपल होते हैं, और नेचर द्वारा जो थिंग्स हमें दी गई हैं वो तभी रिसोर्स बन सकती हैं जब उन पीपल के लिए यूजफुल हो। और जो पीपल होते हैं नेचर द्वारा दी गई थिंग्स को अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको किसी भी रिसोर्स में चेंज कर देते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन क्या है, अपने आप में एक सबसे बड़ा रिसोर्स है और एक अंतिम रिसोर्स है। और किसी भी देश के जो हेल्दी पर्सन होते हैं, एजुकेटेड पर्सन होते हैं, जो मोटिवेटेड पीपल होते हैं, मोटिवेटेड पीपल खुद तो मोटिवेट होते हैं, अदर पीपल्स को भी मोटिवेट करते हैं, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार किसी भी थिंग्स को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स में मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड होते हैं। देयर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की तरह अदर रिसोर्सेज की तरह ह्यूमन रिसोर्सेज भी क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरे वर्ल्ड में। वो क्या है, एजुकेशनल लेवल पर, एज के आधार पर, मेल फीमेल के बेस पर हर जगह डिफरेंट पाए जाते हैं। और इस यहाँ एक फैक्ट दिया गया है, उसको जानेंगे। डू यू नो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। द मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड इन 1985 विद एन एम टू इम्प्रूव पीपल्स स्किल्स। दिस जस्ट शो हाउ इम्पोर्टेंट पीपल आर एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री। तो क्या है, गवर्नमेंट ने भी एक रिसोर्स डेवलपमेंट किया गया है, जो क्या MHRD के नाम से जाना जाता है। उसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये कब इस्टेब्लिश किया गया, 1985 में। उसका एम था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किलफुल बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देकर स्किलफुल बनाना, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज प्राप्त कर सकें। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें 3 चिल्ड्रंस हैं और एक लेडी को दिखाया गया है। तो पूछ रही कि हाउ मैनी पीपल्स डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड। तो बच्चों आप बताओ कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने लोग निवास करते हैं। तो ये गर्ल कहती है देयर आर 500 चिल्ड्रंस इन माई स्कूल। ये येलो शर्ट वाला बॉय कहता है माई विलेज हैज 1000 पीपल। यूनिफॉर्म वाला बॉय कहता है देयर आर 30 चिल्ड्रंस इन माई क्लास। ये बच्चा बोलता है अराउंड 6.6 बिलियन पीपल, कि लगभग कितने अरब लोग निवास करते हैं, 6.6 बिलियन। तो ये टीचर कहती है कि हाउ डू यू राइट दैट इन द नंबर्स। तो 6.6 बिलियंस को आप लिख के दिखाइए कि किस प्रकार इनको लिखेंगे। अब एक फैक्ट दिया गया है, डू यू नो प्रधानमंत्री कौशल में स्किल विकास योजना PKVY was started in 2015 में, एमिंग टू ट्रेन 1 करोड़ इंडियन यूथ फ्रॉम 2016 से 2020 तक। The objective of this scheme is to encourage aptitude towards employable, skillful
skills by giving quality trainings or to प्रोएबल एंड एग्जिस्टिंग वेज अर्न्स। तो क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी और इसका एम क्या था, 1 करोड़ जो यूथ लोग हैं उनको 2016 से 2020 तक इनको अच्छी ट्रेनिंग देके ज़्यादा से ज़्यादा इनको स्किलफुल बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर सके। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो हम यहाँ पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, या पिक्चर में दिखाया गया है उसको देखकर आप समझ सकते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन बाई कॉन्टिनेंट्स के अंदर। तो यहाँ एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा क्राउडेड है, आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। तो येलो कलर में जो लोग निवास करते हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट में, मस्टर्ड कलर में, मस्टर्ड येलो कलर है, लिव इन यूरोप में रहते हैं, पर्पल कलर वाले लोग लिव इन अफ्रीका में रहते हैं, जो ब्लू कलर लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में निवास करते हैं, जो रेड कलर में दिखाए गए जो पीपल्स हैं वो नॉर्थन अमेरिका में निवास करते हैं, और जो ग्रीन कलर में हम देख रहे हैं जो सबसे कम लोग निवास करते हैं वो क्या है, ओशनिया एरियाज के अंदर निवास करते हैं। इसके अंदर इंक्लूड किया गया है ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और पैसिफिक ओशियंस को। दिस वे इज इन विच पीपल आर सेपरेट अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न। पैटर्न मीन्स प्रतिरूप ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट। तो क्या है, जो हमारी अर्थ सरफेस है उस पर जो लोग फैले हैं उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं या पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्ड इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। तो हम सेकंड चैप्टर में भी जान चुके हैं जो वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन है वो 30% लैंड पर निवास करती है, और ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में क्या है, अनइवन है, कहीं पर भी समान नहीं है। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड होते हैं, सम एरियाज आर स्पेयरली पॉपुलेटेड। क्या है, कुछ एरियाज क्या है, स्पेयरली मीन्स विरल, जहाँ पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका क्या है, बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरियाज में, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में, हाई माउंटेन्स पर एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। यहाँ इन एरियाज में क्या है, बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर लाइफ को सर्वाइवल करना बहुत ही मुश्किल होता है। जो माउंटेन एरियाज होते हैं, डेजर्ट एरियाज होते हैं और जो बहुत ही घने जंगल्स पाए जाते हैं उन एरियाज में बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ इक्वेटर। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स एशिया एंड अफ्रीका। तो बहुत ज़्यादा लोग जो साउथ इक्वेटर है उसकी बजाय नॉर्थ इक्वेटर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 2 कॉन्टिनेंट में निवास करती है, एशिया और अफ्रीका में। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। जो 60% वर्ल्ड की जो पीपल्स हैं वो 10 कंट्रीज में निवास करते हैं और इन सभी देशों में 10 करोड़ से भी अधिक लोग निवास करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक ग्राफ दिया गया है पॉपुलेशन इन मिलियंस। तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है, चाइना है, फिर इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर यूएसए में है, फिर इंडोनेशिया में। तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इसी प्रकार से बच्चों ग्रोथ करती रही तो एक दिन हम चाइना से आगे भी निकल जाएंगे। तो इस ग्राफ को बच्चों आपको लुक केयरफुली देखना है, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के ऊपर जो यूनिट एरिया में रहने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन है उसे क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस एज पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इसको नॉर्मली जो अभिव्यक्त किया जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 persons per square kilometer. South Central Asia has highest density of population followed by East and South East area. जो क्या है, वर्ल्ड की 51% जो लोग हैं
वो पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है पॉपुलेशन की, उसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं। ये दोनों बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैन ऑल द 30 स्टूडेंट्स है मेरी क्लासरूम में, लेकिन वो हम बैठते तो बहुत ही क्राउडेड लगता है, बट वैन द सेम क्लास इन सिटेड द स्कूल असेंबली हॉल इट सीम सो ओपन एम्पटी वाई। क्यों अपनी जो स्कूल असेंबली का हॉल है उसके अंदर बैठती है वही क्लास तो वो पूरा खाली दिखाई देता है। उस पर वो बच्चा कहता है कि बिकॉज द साइज ऑफ एरिया द होल इज मच लार्जर देन दैट द क्लासरूम, हाउ एवर वैन ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल कम इन टू द होल टू स्टार्ट लुकिंग क्राउडेड। क्या है कि जो हॉल है वो काफ़ी बड़ा होता है हमारे क्लासरूम की बजाय। जहाँ हमारे पूरे स्कूल के बच्चे उस हॉल में आ जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत ही क्राउडेड दिखाई देता है, बहुत खचाखच भरा हुआ नज़र आता है। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? जोग्राफिकल फैक्टर्स, उसमें फर्स्ट है टोपोग्राफी। पीपल ऑलवेज prefer to live on plains rather than mountain and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. The Ganga plains are the most densely populated area of the world, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are sparsely populated. जो माउंटेन एरियाज होते हैं, प्लेटूज एरियाज होते हैं, उनकी बजाय लोग क्या है मैदानों में रहना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहाँ रहने के लिए सूटेबल लैंड अवेलेबल हो जाती है, फर्टाइल लैंड मिल जाती है, वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और जो इंडिया के अंदर जो हमारे गंगा प्लेन्स हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड हैं। और जो माउंटेन एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल एल्पस है, एंडीज है, हिमालयज है, वहाँ पर क्या है स्पेशली पॉपुलेटेड, बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहना प्रीफर करते हैं। Climate, people usually avoid extreme climates that are very hot or very cold like Sahara Desert, polar regions of Russia, Canada and Antarctica। तो लोग वहाँ पर रहना प्रीफर करते हैं जहाँ पर क्या है एक सुटेबल क्लाइमेट पाया जाता है, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ज़्यादा ठंड पड़ती है, उन एरियाज में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सारा डेजर्ट है वो काफ़ी गर्म है, वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते। पोलर रीजन्स, जिन एरियाज में ज़्यादा बर्फ़ गिरती है उन एरियाज में, पोलर रीजन्स रसिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं। अब हम सोइल के बारे में जानेंगे। जिन एरियाज में क्या है सोइल फर्टाइल होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहना प्रीफर करेंगे। तो फर्टाइल सोइल्स प्रोवाइड स्टेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, हांगो चांगजियांग इन चाइना एंड नील इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो जिन एरियाज़ की सोइल क्या है फर्टाइल होगी वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इंडिया की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो प्लेन्स हैं वो क्या है एग्रीकल्चर के लिए वेरी स्टेबल हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड पाई जाती है। चाइना की बात करें तो वहाँ की होंगो रिवर है और जो चोनजियांग एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। और जो इजिप्ट में जो नील रिवर है वो एरिया भी क्या है डेंसली पॉपुलेटेड है। तो आप बच्चों समझ गए होंगे कि किन किन एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन निवास करती है। वाटर पीपल प्रीफर to live in the areas where fresh water is easily available. The river valleys of the world are densely populated while deserts have spare population. जिन एरियाज में क्या है फ्रेश वाटर अवेलेबल होगा वहाँ पर रहना लोग ज़्यादा प्रीफर करेंगे। जिन एरियाज में खारा पानी होगा वहाँ आसपास में रिवर वैलीज नहीं होंगी वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। जिन एरियाज में डेजर्ट एरिया होगा वहाँ पर भी क्या है कम जनसंख्या पाई जाएगी। मिनरल्स एरियाज विद मिनरल्स डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड। डायमंड माइंस साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन मिडिल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल्स इन दीज एरिया। जिन एरियाज में मिनरल्स पाए जाते हैं उन एरियाज में भी अब लोग धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहाँ पर लोग रहना प्रीफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर डायमंड माइंस है, वहाँ पर लोगों को अब काम मिलने लगा है और
जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर ऑयल्स की खाने पाई गई हैं, वहाँ पर भी लोग अब धीरे धीरे रहना शुरू कर रहे हैं। और अब हम जानेंगे सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। सोशल एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड, एग्जाम्पल्स पुणे। तो अभी तक हमने जोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में जाना, अब हम सोशल कल्चरल्स और इकोनॉमिकल फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जो सोशल एक्टिविटीज़ है उसके अंदर क्या है, लोगों के लिए रहने के लिए अच्छा घर अवेलेबल हो जाता है, गुड एजुकेशन होती है और हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। वहाँ पर क्या है, मोर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, फॉर एग्जांपल पुणे। अब हम आगे देखते हैं इसमें जो कल्चरल में प्लेसेस विद रीजन्स और कल्चर्स सिग्निफिकेंट अट्रैक्ट पीपल, वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल्स। और जिन एरियाज में क्या है, रिलीजन होगा और जो कल्चरल एरियाज होंगे वहाँ पर लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल वाराणसी है, यरूशलेम है और वेटिकन सिटी इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स आर अट्रैक्ट टू दीज एरियाज। ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। और जिन एरियाज में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग होंगे, वहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान होंगे जॉब प्राप्त करने के। तो वहाँ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स अट्रैक्ट होंगे उन एरियाज़ के अंदर। तो जापान में ओसाका है और इंडिया के अंदर मुंबई है। तो ये दोनों एरियाज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवास करते हैं। अब ग्लोसरी को देखेंगे। ग्लोसरी में क्या है, लाइफ एक्सपेंटेंसी का मतलब है जीवन प्रत्याशा। लाइफ एक्सपेंटेंसी का मीनिंग है जीवन प्रत्याशा। इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स देन एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लाइव। यह उन वर्षों की संख्या है जिनमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। पॉपुलेशन चेंज के बारे में जानेंगे। द पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू चेंज in the number of people during a specific time. The world population has not been stable. Stable means स्थिर. It has increased manifold as seen in figure 6.3y. तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में जो चेंज आता है उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। और वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कभी भी स्टेबल नहीं रही है और वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। जैसा कि हम इस पिक्चर में दिखाया गया है 6.3 में वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ किस प्रकार से बढ़ रही है। आने वाले टाइम में ये ग्रोथ इसी प्रकार से बढ़ती रही तो 2025 में हम बढ़कर कितने मिलियन हो जाएंगे, 8,525 मिलियन हो जाएंगे। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ द बर्थ्स एंड डेथ फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल द 1800s द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रू स्टीडली बट स्लोली। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, बर्थ्स का और डेथ का होना। और हम मानव हिस्ट्री की बात करें तो जो 1800 तक जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वाज बोर्न होते थे बट दे डाइड अर्ली टू, लेकिन वो जल्दी ही मर जाते थे। दिस वाज एज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिल पाती थी, सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता था उनको फॉर ऑल द पीपल। फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट टू ऑल द पीपल। एज अ रिजल्ट टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज वेरी लो। और जो क्या है, फार्मर्स थे वो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा फसलें ग्रो नहीं कर पा रहे थे। इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो जनसंख्या में वृद्धि वो कम हो गई थी। 1804 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन पहुंच गई थी। 155 ईयर्स लेटर 150 ईयर्स के बाद की बात करें 1955 में वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 3 बिलियन पहुंच गई थी। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सपोजन। एक्सपोजन मीन्स विस्फोट, तो इसको जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इन 1919 में 40 ईयर्स लेटर
द पॉपुलेशन डबल टू 6 बिलियन हो गई थी पहुंचकर। द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वाज दैट with better food supplies and medicine deaths were reducing while the number of births still remained fairly high। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि लोगों को अब गुड फैसिलिटीज़ मिल पा रही थी और जो फूड सप्लाई भी थी वो भी अच्छे से हो रही थी। इसके कारण जो डेथ रेट थी वो कम हो गई थी और जो बर्थ रेट बढ़ गई थी। बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। तो जन्म लेने वालों को किस में मापा जाता है? बर्थ रेट में। द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल्स। तो 1000 लोगों के पीछे जीवित लोगों की संख्या बर्थ रेट में काउंट होती है। डेथ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। तो डेथ रेट को मेजर किस में किया जाता है? जो मरने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसको डेथ रेट में इंक्लूड किया जाता है। और 1000 लोगों के पीछे जो मरने वालों की संख्या है वो डेथ रेट कहलाती है। माइग्रेशन का मीन्स क्या है? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल्स इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। माइग्रेशन का मीन है किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को माइग्रेशन कहते हैं। बर्थ एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। तो क्या है कि बर्थ और डेथ किसी जनसंख्या परिवर्तन का एक नेचुरल कोज होता है और एक देश में जो बर्थ होती है और डेथ रेट होती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। और जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है ग्रोथ रेट का बढ़ने का? अब हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें क्या दिखाया गया है? बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बैलेंस को दिखाया गया है। बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट पॉपुलेशन इंक्रीज। जब क्या है डेथ रेट की बजाय जो बर्थ रेट ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। बर्थ रेट एंड डेथ रेट सेम रहेगी तो पॉपुलेशन स्टे द सेम। तो पॉपुलेशन सेम रहेगी। और डेथ रेट मोर देन बर्थ रेट पॉपुलेशन डिक्रीज। जब क्या है डेथ रेट मोर देन बर्थ रेट, जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से अधिक होगी तो उसको क्या कहेंगे? पॉपुलेशन का डिक्रीज होना कहेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपकी समझ में आ गया कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है और किस प्रकार से पॉपुलेशन स्टेबल होती है और किस प्रकार से जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती है। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंज। पीपल में मूव विद अ कंट्री और बिटवीन कंट्री। तो लोग क्या है एक स्थान से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं तो उसके कारण क्या है पॉपुलेशन साइज में चेंज होते हैं। पीपल्स या तो कंट्री से एक दूसरे कंट्री के अंदर माइग्रेट करते हैं। इमिग्रांट्स आर पीपल हु लिव अ कंट्री और इमिग्रांट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री। तो ई से मतलब है एग्जिस्ट, कि जिन लोगों का क्या है अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर जाना क्या कहलाता है? इमिग्रांट्स कहलाता है। और इमिग्रांट मतलब इन किसी देश के अंदर आना लोगों का क्या कहलाता है? इमिग्रांट। कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन। जो यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया हैं उनमें क्या है उन एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन एरियाज़ के अंदर आए हैं। तो इस कारण से उन एरियाज़ को क्या है इमिग्रेशन में काउंट किया गया है। इमिग्रेशन मतलब आप्रवास, लोगों का अंदर आना। सूडान एन एग्जाम्पल ऑफ द कंट्री दैट हैज एक्सपीरियंस अ लॉस इन पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू आउट माइग्रेशंस एमिग्रेशन। तो क्या है लोगों का बाहर जाना। तो
सूडान इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि यहाँ के लोग इस एरियाज को छोड़कर बाहर चले गए हैं, तो वो क्या कहलाता है, आउट माइग्रेशन कहलाता है। यहाँ पर ग्लोसरी दी गई है, तो इन टर्म्स को बच्चों बहुत ज़्यादा बच्चे यहीं पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे कि इमिग्रेशन मीन्स आई का मतलब है इन, क्या है, इन एरियाज़ के अंदर लोगों का आना क्या कहलाएगा, एमिग्रेशन कहलाएगा। कि लोग किसी देश के अंदर आते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एमिग्रेशन। तो व्हेन अ पर्सन एंटर अ न्यू कंट्री, और एमिग्रेशन क्या कहलाएगा, एमिग्रेशन मीन्स उत्प्रवास। ई का मतलब एग्जिट, इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री, जो लोग अपने देश को छोड़ देते हैं वो क्या कहलाएगा, एमिग्रेशन। तो बच्चों आई होप ये दोनों टर्म आपको क्लियर हुई होंगी। The general trend of international migration is from the less developed national to more developed nations in search to better employment opportunity within countries. Large number of people may move from the rural to urban areas in search of employment, education and health facilities. क्या है, ये जो माइग्रेशन है ये इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। जो कम डेवलप नेशंस होते हैं वो मोर डेवलप्ड नेशन के अंदर सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटी की तलाश में दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं। और जो ये माइग्रेशन है ये कंट्री के अंदर भी होता है। जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो अर्बन फैसिलिटीज़ की वजह से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में गुड एजुकेशन होती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होती है और वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया से जो अर्बन एरियाज होते हैं उसमें अट्रैक्ट होते हैं। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो हम जानेंगे इसमें पैटर्न मीन्स प्रतिरूप कि पॉपुलेशन चेंज का प्रतिरूप क्या है। रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, फिगर 6.5। Although the world total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. Some countries like Kenya have high population growth rates. They had both high birth rates and death rates. तो जनसंख्या वृद्धि दर वर्ल्ड में क्या है, अलग अलग होती है और वर्ल्ड की जो कुल जनसंख्या है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। और वर्ल्ड के जो सभी कंट्रीज हैं उनमें क्या है, जो ग्रोथ रेट है वो देखी जा सकती है। यहाँ पर केनिया का एग्जाम्पल दिया गया है, वहाँ पर क्या है, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो भी हाई है, तो साथ में डेथ रेट भी हाई है। नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, डेथ रेट्स हैव फॉलन बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई, लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट। तो आज की सेंस में हम बात करें तो क्या है, यहाँ पर थोड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने लगी है, हॉस्पिटल फैसिलिटी, उससे क्या है मृत्यु दर तो कम हो गई है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो सेम की सेम बनी हुई है। इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट। तो अदर एग्जांपल लेते हैं हम यूनाइटेड किंगडम का, वहाँ पर जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो दोनों ही क्या है, बहुत ही धीमी गति से ग्रो कर रही हैं। यहाँ पर हमें वर्ल्ड का मैप दिखाया गया है, उसके अंदर वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ रेट को दिखाया गया है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो आप वर्ल्ड के मैप में देख सकते हो, जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राउडेड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में जानेंगे हम जनसंख्या संगठन क्या होता है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन वो होता है कि किसी एरिया के अंदर कितने मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितनी एज ग्रुप के लोग वहाँ पर निवास करते हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं और कितने लोग किस ऑक्यूपेशन में एंगेज्ड हैं,
और उनकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो किस प्रकार की हैं, इन सब के बारे में जानना पॉपुलेशन कंपोजिशन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि जो जनसंख्या संगठन क्या होता है। हाउ क्राउडेड आ कंट्री इज हैज़ लिटिल टू डू with its level of economic development. For example, both Bangladesh and Japan are very densely populated, but Japan is far more economically developed than Bangladesh. तो किसी देश की जो पॉपुलेशन होती है अधिक होने से उस देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। हम एग्जांपल लेते हैं जापान और बांग्लादेश का, लेकिन जापान क्या है, बांग्लादेश से ज़्यादा मोर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल्स एज अ रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। तो हमें क्या समझना होगा कि उन एरियाज़ की जो लोग हैं उनकी क्वालिटीज़ के बारे में जानना होगा कि उनकी क्वालिटीज़ किस प्रकार की है। वो लोग अपनी एज, अपनी लिटरेसी रेट और उनकी जो हेल्थ संबंधित जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके जो ऑक्यूपेशंस हैं, वो आय जो उनका एज लेवल है उससे किस प्रकार से डिफरेंट है। It is essential means very important to understand these characteristics of the people. Population composition refers to the structure of the population. तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या संरचना को भी जनसंख्या जो संगठन है वो लोगों की इन विशेषताओं के बारे में भी जानना आवश्यक है और इसके कारण हम उनके वहाँ के स्ट्रक्चर्स को भी जान पाएंगे। द कंपोजिशन ऑफ द population helps us to know how many are males or females, which are group they belong to, how educated they are, what type of occupations they are employed in, what their income level and health conditions are. तो जो एक जनसंख्या संगठन है या पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो हमारी ये जानने में हेल्प करता है कि उस एरिया के अंदर कितने मेल रहते हैं, कितने फीमेल रहते हैं, किस एज ग्रुप के लोग रहते हैं और उन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, वो किस एम्प्लॉयड में इंगेज्ड हैं और उनके इनकम रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उनकी हेल्थ कंडीशंस किस प्रकार की है। एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ a country is by looking at the population pyramid, also called an age sex pyramid. तो सबसे इंटरेस्टिंग वे क्या है, किसी भी पॉपुलेशन कंपोजिशन को जानने के लिए हम किससे दर्शा सकते हैं, उसको पॉपुलेशन को एक पिरामिड से दर्शा सकते हैं और उसको किस नाम से जाना जाता है, अदर नेम उसका क्या होता है, एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं। तो हमें जब भी जनसंख्या को दर्शाना होता है तो बच्चों ये देखो पिरामिड में ही हम क्या है पॉपुलेशन को शो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ब्लू कलर में मेल्स को दिखाया है और ये रेड कलर में फीमेल्स को दिखाया गया है। तो व्हाट इज अ ट्रेंगुलर लुकिंग डायग्राम्स, दिस इज अ पॉपुलेशन पिरामिड, कैन आई प्ले डिडक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री? श्योर, लेट्स स्टडी 3 countries. What's that? It show the present number of males and females in a country along with their age. तो ये बच्चे किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में बात कर रहे हैं, आपस में बता रहे हैं कि पिरामिड क्या होता है, किस प्रकार से हम अपनी पॉपुलेशन को शो कर सकते हैं। The shape of the population pyramid tells us the story of people living in that particular country, the number of children below 15 years and so on at the bottom, and reflect the level of birth. The size of the top show the numbers of aged people above 65 years and reflect the number of details. जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो किसी कंट्री की स्टोरी को बताता है और जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं जो 15 ईयर्स के नीचे होते हैं उनको क्या है पिरामिड के बॉटम में शो किया जाता है और वो साथ में ये रिफ्लेक्ट भी करते हैं कि बच्चों का बर्थ लेवल क्या है। और जो टॉप लेवल के ऊपर
जो 65 ईयर्स अबोव जो एज्ड पीपल होते हैं उनको शो किया जाता है, और साथ ही साथ वो ये भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि नंबर ऑफ डेथ कितनी है। द पॉपुलेशन पिरामिड्स आल्सो टेल्स अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स मीन्स आश्रित देयर आर इन अ कंट्री। क्या है, जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो साथ साथ में यह भी बताता है कि किसी कंट्री में कितने लोग डिपेंडेंट हैं। देयर आर 2 ग्रुप्स में बांटा गया है ऑफ डिपेंडेंट को। यंग डिपेंडेंट जिनको 15 ईयर के नीचे जो लोग आते हैं वो क्या यंग डिपेंडेंट में आते हैं, और जो 65 ईयर्स अबोव होते हैं एज्ड पीपल होते हैं वो क्या है एल्डरी डिपेंडेंट में आते हैं। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव, और जो वर्किंग एज वाले जो पीपल होते हैं दोनों ग्रुप ही उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जिस कंट्री के अंदर यूथ लोग ज़्यादा होंगे या वर्किंग एज वाले लोग ज़्यादा होंगे वो कंट्री उतना ही ग्रो करेगा, उतना ही डेवलप होगा। द population pyramid of a country in which birth and death rates both are high is broad at the base are rapidly narrow or towards the top. This is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy means शिशु अवस्था। Relatively few becomes adults and there are very few old people. This situation is typed by the pyramid shown for Kenya figure 6.7। जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो क्या है, जो उसका बॉटम होता है उसके अंदर उसकी बर्थ रेट को दिखाता है कि वहाँ के बच्चों की बर्थ रेट के कितनी हाई है, और जो जिस एरियाज में क्या बर्थ रेट भी हाई होती है और डेथ रेट भी हाई होती है उसका जो बॉटम होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, और जो टॉप होता है वो धीरे धीरे नैरो होता चला जाता है। और इस प्रकार से जो यहाँ पर जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं उनकी डेथ क्या है शिशु अवस्था में हो जाती है, उनमें से कुछ लोग ही अडल्ट हो पाते हैं। इस प्रकार का जो पिरामिड है वो केनिया का पिरामिड है बच्चों, आप उसको फिगर 6.7 में देख सकते हैं। इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट स्पेशली अमंगस्ट द वेरी यंग आर decreasing, the pyramids is broad in the younger age groups because more infants survive to adulthood. adulthood means प्रौढ़ावस्था। तो जिन कंट्रीज के अंदर क्या है डेथ रेट कम होती है स्पेशली मीन्स जो यंग बच्चे होते हैं उनका पिरामिड का जो बेस होता है वो नीचे से बहुत ब्रॉड होता है, और वो बच्चे क्या है लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं, वो प्रौढ़ावस्था में अडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया फिगर 6.8। तो इस प्रकार का पिरामिड कौन सा है, इंडिया का पिरामिड है, फिगर 6.8 में देख सकते हैं। सच पॉपुलेशन कंटेन्स अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल्स एंड विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। और जिस एरिया में क्या है ज़्यादा यंग पीपल होंगे उसका मीन्स है कि वो कंट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा और उसका लेबर फोर्स भी क्या है बहुत ही विस्तारित होगा। तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि जिस एरिया में यूथ लोग ज़्यादा होंगे वो कंट्री बहुत ही ग्रो करेगा। तो इस प्रकार से इंडिया को इस प्रकार की कंट्री में इंक्लूड किया गया है। इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस फिगर 6.9 डिक्रीज डेथ रेट अलाउ नंबर ऑफ पीपल्स टू रीच ओल्ड एज। तो यहाँ पर क्या है जापान का पिरामिड दिया गया है, उसके अंदर जो बच्चों की जो बर्थ रेट है वो बहुत कम होती है, इसलिए जो उसका पिरामिड का जो बॉटम है वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही संकीर्ण है। और यहाँ पर जो बड़े लोगों की जो डेथ रेट है वो भी बहुत कम है क्योंकि वो एक लंबी एज तक जी पाते हैं। स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल young peoples endowed with a positive outlook are the future of any nation. We in India are fortunate to have such a resource. They must be educated and provide skills and opportunities to become able and productive. तो क्या है जो कंट्री बहुत ही स्किल्ड होगा, होपफुल, वहाँ के जो यंग होंगे वो होपफुल, उनका पॉजिटिव आउटलुक होगा, तो वो नेशन क्या है बहुत ही ज़्यादा
ग्रो करेगा। तो हम इंडियंस भी बहुत ही भाग्यशाली हैं, हमारे पास भी क्या है इस प्रकार के मैनी रिसोर्सेज हैं। तो हमें क्या है अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स करना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए। तो आई होप चिल्ड्रंस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो भाई एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, अगर जिसने सब्सक्राइब कर दिया है उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।